बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको अपने चैनल मैथ्स राइट पर खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज के सॉल्यूशन से पहले हम इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट को एक नज़र देखते हैं। सबसे पहले वेक्टर की तारीफ। 9th क्लास फिजिक्स में आपने स्केलर और वेक्टर्स के बारे में पढ़ा है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके मुकम्मल इजहार के लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी मिकदार यानी कि मैग्नीट्यूड काफ़ी हो, स्केलर मिकदारें कहलाती हैं। जबकि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मुकम्मल तौर पर जाहिर करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। मैथ के हवाले से अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो मैथ में वेक्टर की हम तारीफ करेंगे कि वेक्टर एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जिसकी मिकदार और डायरेक्शन दोनों मौजूद होती हैं। वेक्टर की मिकदार यानी कि लाइन सेगमेंट की लंबाई और डायरेक्शन एरो हेड के जरिए जाहिर की जाती है। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन या जिसे हम कार्टेशियन प्लेन का भी नाम देते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नंबर लाइंस के इंटरसेक्शन की मदद से ड्रा किया जाता है और इस इंटरसेक्शन के नतीजे में ये कोऑर्डिनेट प्लेन 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। हर हिस्से को एक क्वाड्रेंट का नाम दिया जाता है। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, 3 और 4। अब किसी भी पॉइंट की लोकेशन हम इस कोऑर्डिनेट प्लेन में मालूम कर सकते हैं। जब भी हम किसी पॉइंट की लोकेशन पॉइंट को लिखते हैं हम तो उसे एक ऑर्डर पेयर की सूरत में लिखा जाता है छोटी ब्रैकेट के अंदर, जिसमें हमेशा दो वैल्यूज होती हैं। दोनों वैल्यूज एक कॉमा के जरिए अलग की गई होती हैं। पहली वैल्यू हमेशा x की होती है और सेकंड वैल्यू y की होती है। अगर x और y दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव हों तो हम कहेंगे कि ये कार्टेशियन प्लेन में ये पॉइंट क्वाड्रेंट नंबर 1 में मौजूद है। और अगर x और y दोनों की वैल्यूज नेगेटिव हों तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट क्वाड्रेंट नंबर 3 में मौजूद है। अगर x की वैल्यू नेगेटिव जबकि y की वैल्यू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 हो तो क्वाड्रेंट 2, और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव हो तो दिया गया पॉइंट क्वाड्रेंट नंबर 4 में मौजूद होगा। कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। अगर हमारे पास एक वेक्टर ए बी है जो पॉइंट ए से स्टार्ट होकर पॉइंट बी तक जा रहा है और पॉइंट ए x1 y1 के जरिए जाहिर किया जा रहा है और पॉइंट बी x2 y2 के जरिए जाहिर की जा रही है, तो इसकी कंपोनेंट फॉर्म इस फार्मूले से मालूम की जा सकती है। x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। यहाँ पर i की अलामत हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जाहिर कर रही है यानी कि दाएं से बाएं, और j की अलामत वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर को जाहिर कर रही है। अब जब भी किसी वेक्टर को हम ड्रा करेंगे तो वो एक सीधी लाइन की सूरत में होगा जिसका एक सिरा खाली होगा और दूसरे सिरे पे एरो हेड होगा। मिसाल के तौर पर अगर यही अलामत देख लें ए बी के ऊपर ये एरो लगा हुआ है, तो इसी तरीके से किसी भी वेक्टर को जाहिर किया जाता है एक लाइन के जरिए। अब इसका ये वाला सिरा खाली है, इस सिरे को टेल ऑफ द वेक्टर कहा जाता है, और दूसरा सिरा जिस सिरे पर एरो हेड मौजूद है इस सिरे को टिप ऑफ द वेक्टर कहते हैं। इस अलामत को वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अंडर रूट। किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स जब हमने इस फार्मूले से निकाले तो x2 माइनस x1 एक वैल्यू आएगी x की और y2 माइनस y1 y की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेने से हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। अब जब हमने वेक्टर
को मालूम करना भी सीख लिया और उसके मैग्नीट्यूड को भी मालूम करना सीख लिया, तो उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। ये है यूनिट वेक्टर की अलामत और इसे ए हैट पढ़ा जाता है और इसका फार्मूला है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो उसका यूनिट वेक्टर हासिल किया जा सकता है। यूनिट वेक्टर की खास बात ये होती है कि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के इक्वल होता है। अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर ए और बी इस तरह हों कि दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो वो एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे, और अगर एरो हेड्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो और वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स कहलाएंगे। जब भी किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर किसी वेक्टर को भी किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, मिसाल के तौर पर एक वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका हॉरिजॉन्टल और वेक्टर कंपोनेंट्स दोनों 3 टाइम्स बढ़ जाएंगे और उसी डायरेक्शन में बढ़ेंगे जिस डायरेक्शन में गिवन वेक्टर है। लेकिन अगर किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो उतने गुना ही बढ़ेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी ओरिजिनल वेक्टर के। उम्मीद है कुछ चीजें आपको समझ आ गई होंगी और मजीद जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह गई है वो इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के सोल्यूशन के दौरान क्लियर कर लेंगे। तो चलें अब हम एक्सरसाइज के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द क्वाड्रेंट इन विच ईच पॉइंट लाइज। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स आपको दिए गए हैं जिसमें हर पार्ट में एक पॉइंट दिया गया है। आपने बताना है कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद है। उससे पहले एक नजर हम डालते हैं कार्टेशियन प्लेन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर। ये होता है जी हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन। यकीनन ये आप लोगों ने पहले भी इस्तेमाल किया है 9th क्लास में। रिवाइज हम कर लेते हैं एक दफा इसे फिर। ये प्लेन बनता है दो नंबर लाइंस, एक एक्स एक्सिस कहलाती है जो दाएं से बाएं नंबर लाइन है, यहाँ पर दरमियान में इसके 0 होता है, लेफ्ट साइड पर वैल्यूज नेगेटिव में बढ़ रही है -1 -2 -3 और सो ऑन, और राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज आपकी बढ़ रही होती है। दूसरी जो नंबर लाइन होती है वो वर्टिकल नंबर लाइन होती है, इसमें भी दरमियान में 0 होता है। जो जो हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज बढ़ती जाती हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और इसी तरह नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज बढ़ती जाती हैं। जिस जगह पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वो ओरिजिन कहलाता है और वहां पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज 0 होती है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दाएं से बाएं इसे एक्स एक्सिस कहा जाता है और वर्टिकल लाइन नीचे से ऊपर इसे वाई एक्सिस कहा जाता है। राइट साइड पर एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पर एक्स की वैल्यूज नेगेटिव होती है। ऊपर वाली साइड पर y की वैल्यूज पॉजिटिव और नीचे y की वैल्यूज नेगेटिव होती है। अब आपको जैसा कि नजर आ रहा है कि इस डायग्राम को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले राइट साइड पर टॉप जो हिस्सा है इसे हम क्वाड्रेंट नंबर 1 का नाम देते हैं, और फिर हम काउंटर क्लॉकवाइज चलें तो क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 हमारे पास आ जाते हैं। अब किसी भी पॉइंट को हमने चेक करना है कि वो कौन सी क्वाड्रेंट में मौजूद है, तो उसके लिए हम उस पॉइंट की एक्स और वाई वैल्यूज को देखते हैं। जब हमें एक ऑर्डर्ड पेयर दिया गया होता है किसी भी पॉइंट को जाहिर करने के लिए तो उसमें पहली वैल्यू हमेशा एक्स की और सेकंड वैल्यू वाई की होती है। क्वाड्रेंट नंबर 1 में अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस की राइट साइड और वाई एक्सिस की ऊपर वाली साइड को मिलाने से बन रहा है। एक्स की सारी वैल्यूज यहाँ पर पॉजिटिव आ रही हैं और वाई की वैल्यूज भी, क्योंकि ऊपर वाली साइड पर है तो वाई की वैल्यूज भी तमाम की तमाम पॉजिटिव आ रही है।
हम कहते हैं कि हमारे क्वाड्रेंट नंबर 1 में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसके अपोजिट अगर हम देखें तो क्वाड्रेंट नंबर 3 में जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि x वाली वैल्यू सारी नेगेटिव साइड पर बढ़ रही है और इसी तरह y की वैल्यूज भी नीचे की तरफ जा रही हैं, तो y की वैल्यूज भी नेगेटिव है। तो क्वाड्रेंट नंबर 3 में x और y दोनों की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। क्वाड्रेंट नंबर 2 को अगर आप देखें तो x की वैल्यूज तो यहाँ पर नेगेटिव है क्योंकि लेफ्ट साइड है x एक्सिस की, लेकिन y एक्सिस की ऊपर वाली साइड यहाँ पर मौजूद है, इसलिए y की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। तो अगर सिर्फ x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम कहेंगे कि पॉइंट क्वाड्रेंट नंबर 2 में लाई करता है, और इसका उलट y की वैल्यू नेगेटिव और x की वैल्यू पॉजिटिव तो वो क्वाड्रेंट नंबर 4 में पॉइंट लाई करेगा। एक दफा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 1 में x और y दोनों की वैल्यूज तमाम की तमाम पॉजिटिव होती हैं, जबकि क्वाड्रेंट नंबर 3 में x और y दोनों की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। क्वाड्रेंट नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, जबकि क्वाड्रेंट नंबर 4 में सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अभी हम इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए बताएंगे कि दिए गए पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद हैं। पहले पार्ट में हमारे पास है जी पॉइंट 4,3। ये देखें, ये एक आर्डर पेयर है जो छोटी ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स के जरिए जाहिर किया जा रहा है और दोनों नंबर्स को एक कॉमा के जरिए अलग किया गया है। पहली वैल्यू जो 4 है वो x की वैल्यू है और सेकंड वैल्यू 3 y की वैल्यू। जैसा कि x और y दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो ये यकीनन क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई करता है पॉइंट। सेकंड पॉइंट में देखें, पहले x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बना? क्वाड्रेंट नंबर 4, जिसमें सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं जबकि x की वैल्यू पॉजिटिव। इसी तरह पार्ट 3 में जो हमें पॉइंट दिया गया है उसमें x की वैल्यू नेगेटिव है जबकि y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 2 में लाई करता है क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 2 में सिर्फ x की वैल्यू नेगेटिव होती है। और एंड पे पार्ट 4 में x और y दोनों की वैल्यूज नेगेटिव आ रही है, -4, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 3 में लाई करता है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। 4 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं A, B, C और D। इनको हमने ना सिर्फ ये बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, बल्कि उनकी लोकेशन हमने बतानी है कि उन्हें ड्रा करके पॉइंट्स को जाहिर करना है कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो इसके लिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए जब भी हमें कोई एक पॉइंट, जाहिर बात है पेपर में दिया गया होगा एक से ज्यादा पॉइंट्स या हो सकता है 2 पॉइंट दे दिए गए हों, तो जब भी आपको पॉइंट कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रा करना है तो सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा करना है। उसका तरीका देख लें कि स्केल और कच्ची पेंसिल की मदद से आपने सीधी लाइन ड्रा करनी है। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रा करनी है दाएं से बाएं की तरफ, और फिर वर्टिकल लाइन भी स्केल की मदद से बिल्कुल सीधी ड्रा करनी है। कोशिश करें कि एक्स एक्सिस वाली लाइन जो है ये आपकी पेज की उसी लाइन के ऊपर आ जाए, क्योंकि लाइंस आपके पेपर पे या पेजेस पे पहले से लगी हुई होती हैं, तो ये लाइन उस लाइन के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है कि पेपर के सॉल्यूशन के दौरान आपको कच्ची पेंसिल के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होती। तो जब भी आपको ग्राफ बनाने हैं या इस तरह की कोई डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर पहले आपने कच्ची पेंसिल की मदद से पूरा ड्राइंग कंप्लीट करनी है और एंड पे उसके ऊपर पेन या पॉइंटर को फेरना है जब आपको ये चीज समझ आ जाए कि आपके क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। अब दूसरा स्टेप है इसके ऊपर नंबर्स को मेंशन करना। यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर 0 होगा और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये जो y एक्सिस के ऊपर पार्ट्स लगे हुए हैं ये 0 और 1
1 और 2 के दरमियान फासला ये एक लाइन के बराबर होना चाहिए। जैसा कि आपकी कॉपी के ऊपर ये एक लाइन आपने ड्रा की, उसके ऊपर भी एक लाइन मौजूद होगी और इसी तरह ये सारी लाइन मौजूद होंगी आपकी कॉपी के ऊपर। तो इस 0 और 1 आपका पहली लाइन पे निशान लगना चाहिए, उससे ऊपर वाली लाइन पर आपने मार्क कर देना है 2 और इसी तरह ये बराबर फासले पर पॉइंट्स को मार्क करते जाना है, पॉजिटिव साइड पर भी और नेगेटिव साइड पर भी। अब जितना फासला आपने 0 और 1 के दरमियान रखा हुआ है, यानी कि दो लाइन के दरमियान जितना फासला आ रहा है, स्केल की मदद से आपने उतनी पैमाइश लेकर एक्स एक्सिस के ऊपर भी उतने ही फासले पर लाइन लगाया है, मार्क्स मेंशन कर देने हैं, पॉइंट्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, पॉजिटिव साइड पर भी और नेगेटिव साइड पर -1 -2 -3 और सो ऑन। उम्मीद है कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा करने का आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद है जी हम नंबर्स को जो दिए गए हमें पॉइंट्स हैं उन्हें प्लॉट करते हैं इस कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर। एक और बात यहाँ पर याद रखनी है आपने कि अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने वाई एक्सिस के ऊपर वाली साइड पर पॉइंट्स 7 तक लेकर गया हूँ, जबकि नीचे वाली साइड पर पॉइंट्स -4 तक गए हैं। इसी तरह एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स -3 तक गए हुए मैक्सिमम और राइट साइड पर मैक्सिमम पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर 5 तक गए हुए हैं। बेहतर तो ये होता है कि अगर यहाँ पर आपने वाई एक्सिस पर ऊपर वाली साइड पर 7 तक गए हैं तो नीचे भी -7 तक आपको जाना चाहिए। इसी तरह एक्स एक्सिस पर भी -7 और +7 तक आपको जरूर मेंशन करने चाहिए पॉइंट्स। अब ये हमें कैसे पता चला कि हमने 7 तक ड्रा करने हैं, इससे कम नहीं ड्रा करने, तो वो आपको आपके क्वेश्चन में जो पॉइंट्स दिए गए होंगे उससे पता चलेगा, क्योंकि हमने इसी एक कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर चारों पॉइंट्स ड्रा करने हैं और इन पॉइंट्स में एक्स की वैल्यू देखें, मैक्सिमम 3 -3 5 और -2। ये जो हर पॉइंट की पहला नंबर है वो एक्स की वैल्यू है 3 -3 5 और -2। तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 5 तक जा रही थी, इसलिए एक्स एक्सिस पर मैंने मैक्सिमम पॉइंट 5 लिया, जबकि y की वैल्यू देखें -3 3 7 और -4। तो y की वैल्यू मैक्सिमम 7 तक जा रही थी, इसलिए कम अज कम आपने 7 तक इसे पॉइंट्स को जरूर मेंशन करना है। अगर आपका एक ही पॉइंट आपने ड्रा करना है, मिसाल के तौर पर 3 -3 आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो क्योंकि वहां पर मैक्सिमम वैल्यूज 3 और -3 तक जा रही हैं, तो आप अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर पॉइंट्स 4 तक ले जाएं, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, तो तब भी हमारे लिए दुरुस्त है। यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू एक्स और वाई की आ रही है दिए गए क्वेश्चन में, वो आपके कोऑर्डिनेट प्लेन पर जरूर मेंशन होनी चाहिए। अब हम आते हैं जी पॉइंट ए को ड्रा करने की तरफ। पॉइंट ए में हमारे पास एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू -3। तो कोऑर्डिनेट प्लेन में देखें, सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू चेक करते हैं, 3 यहाँ पर है, जबकि y की वैल्यू माइनस में है, तो वो कोऑर्डिनेट प्लेन के नीचे वाली साइड पर होगी यहाँ पर। अब इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन चेक करने के लिए फिर आपने स्केल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो y की वैल्यू -3 दी गई है, ये तो एक लाइन सीधी लाइन आपके पेपर पर बनी हुई होगी, उसके ऊपर ही ये पॉइंट आ रहा होगा, तो ये इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। आपने करना ये है कि जो x की वैल्यू 3 आ रही है, इस पॉइंट 3 के ऊपर स्केल रखकर चेक करना है कि वो स्केल इस -3 वाली लाइन पर कहां पर टच हो रहा है। तो वो पॉइंट यहां पर आएगा आपके पास, जहां पर x नीचे की तरफ आ रहा है 3 की वैल्यू और y की वैल्यू -3 है। तो जिस जगह पर ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पर हमारा पॉइंट ए बनेगा,
जैसा कि यहाँ पर मैंने जाहिर किया। पॉइंट ए को आपने एक डॉट, थोड़ा सा मोटा डॉट लगाकर जाहिर करना है और उसके साथ आपने इस तरह मेंशन कर देना है कैपिटल ए और ब्रैकेट में 3 कॉमा -3, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू -3। इसी तरह पॉइंट बी को ड्रा करने के लिए अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस में और वाई की वैल्यू प्लस में है, तो एक्स की वैल्यू -3 यहाँ पर है और वाई की वैल्यू 3 यहाँ ऊपर दी गई है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पर आप स्केल रखेंगे तो वो आपको नजर आ जाएगा कि ये y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन को इस जगह पर टच कर रहा है, तो इस जगह पर आप एक डॉट लगा देंगे, जैसा कि ये मैंने लगा दिया और उसे पॉइंट बी की वैल्यूज को भी यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। बिल्कुल इसी मेथड से हम पॉइंट सी को भी ड्रा कर देंगे, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 7, तो ये यहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे जैसा कि ये दिखाया गया है। और एंड पे पॉइंट डी -2 -4, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू -4 है, तो -2 एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू -4, ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ये हमारे पास पॉइंट डी आ गया। उम्मीद है कि कोऑर्डिनेट प्लेन की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी और साथ ही किसी भी पॉइंट को लोकेट कैसे करना है, उसको ड्रा कैसे करना है कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर, ये भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जी। नेम द टेल एंड द टिप ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ वेक्टर्स ड्रा की डायग्राम दिखाई गई है और आपने उस डायग्राम को देखकर बताना है कि इस वेक्टर की टेल और टिप्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वेक्टर है बी ए। ये वेक्टर बी से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट बी से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट ए पे टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है। इस वेक्टर का वो सिरा जो खाली है इसे हम कहते हैं टेल, और जिस सिरे ए पर एरो लगा हुआ है इसे हम टिप कहते हैं। तो पहले वेक्टर का टेल है बी और टिप है ए। दूसरा वेक्टर पी क्यू, टेल पी और टिप क्यू। तीसरा वेक्टर एस आर, टेल एस और टिप आर। यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल आपने एक लाइन में मेंशन कर देना है कि एरो क्योंकि पी से स्टार्ट होकर क्यू पे जा रहा है या एस से स्टार्ट होकर आर पे जा रहा है, इसलिए एस इसकी टेल है और आर टिप है। बिल्कुल इसी मेथड से यहाँ पर एम एन वेक्टर की एम टेल और एन टिप हो गई। ए बी वेक्टर दोबारा दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पर ए पॉइंट जो है वो टेल है और बी पॉइंट पर इसकी टिप है। इसी तरह सी डी दोबारा दिए गए हैं, लेकिन टेल और टिप्स को चेंज करके अब डी पे टेल मौजूद है वेक्टर की और पॉइंट सी पर टिप मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द वेक्टर ए बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। ये कंपोनेंट फॉर्म कहलाती है वेक्टर की, तो हमने इसे कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है। हमें दो पॉइंट दिए गए हैं, ए पॉइंट है 1, -7 और बी पॉइंट है -2, 4, यानी कि ये वेक्टर पॉइंट ए से स्टार्ट होकर पॉइंट बी तक जा रहा है। तो ये जो ए की वैल्यूज हैं इन्हें हम x1 y1 कहेंगे। x1 है हमारे पास 1 और y1 है -7, x2 है -2 और y2 है 4। कंपोनेंट फॉर्म का फार्मूला जैसा कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, x2 - x1 i जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जाहिर कर रहा है और y2 - y1 j इसका वर्टिकल कंपोनेंट जाहिर कर रहा है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, x2 की जगह -2 और x1 की जगह 1, दरमियान में माइनस का साइन है, -2 -1 हो जाएगा। y2 की जगह 4 और y1 की जगह -7। y2 की जगह हमने 4 पुट किया, ये माइनस का साइन यहाँ पर मौजूद है
फार्मूले में, और ये जो 7 के साथ माइनस का साइन है ये y1 की वैल्यू में। जब भी हमारे पास दो साइन इकट्ठे आ जाते हैं तो जो नंबर के साथ साइन है वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ओपनली दो साइन को कभी भी इकट्ठा नहीं लिखा जाता। अब देखें -2 -1 दो नंबर दोनों के साथ सेम साइन हो तो वो हमेशा आपस में ऐड होते हैं और आंसर के साथ भी वही साइन लगता है। तो 2 + 1 3 -3 हमारे पास आई आ गया, जबकि यहाँ पर 11j किस तरह आया, यहाँ पर जब भी दो साइन इकट्ठे हो तो वो मल्टीप्लाई होकर सिंगल साइन बन जाते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 7 11j आ गया। हमारा फाइनल आंसर ए बी वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म है -3i + 11j। एरो जरूर लगाने हैं आपने वेक्टर फॉर्म को जाहिर करने के लिए। इसी तरह सेकंड पॉइंट में हमारे पास सेकंड पार्ट में पॉइंट्स ए और बी दिए गए हैं, इनमें भी हम वैल्यूज पुट करते हैं। पहले फार्मूला लिखते हैं x2 - x1 i + y2 - y1 j। अब यहाँ पर देख लें x2 है हमारे पास 12 और x1 है 8। 12 - 8 हमारे पास पहली ब्रैकेट में आ जाएगा, जबकि y2 है हमारे पास 3 और y1 है 9, तो सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास 3 - 9 आ जाएगा। ये वैल्यूज हम पुट करते हैं। 12 में से 8 माइनस किया तो 4, जबकि 3 - 9 3 के साथ प्लस का साइन था, 9 के साथ माइनस का साइन। अपोजिट साइन जब भी होते हैं तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। 9 में से 3 माइनस किया 6, और आंसर के साथ साइन लगेगा बड़े नंबर का, आंसर के साथ माइनस का साइन लगेगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है। तो 4i + -6j होता है और प्लस माइनस मिलकर -6j बन गया। इसी मेथड से पार्ट 3 बल्कि क्वेश्चन नंबर हमारा 5 स्टार्ट हो गया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है। वेक्टर ए हमें दिया गया है -3i + 2j कंपोनेंट फॉर्म में, और उसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमने पढ़ा था, सबसे पहले तो उसे इस अलामत से जाहिर किया जाता है, इसकी दोनों साइड पर लाइन लगा दी जाती है, और इसका फार्मूला है x² + y² होल अंडर रूट। अब इसमें x और y क्या है, i के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है या मौजूद है उसे हम x कहते हैं, और j के साथ जो भी नंबर मौजूद है वो y की वैल्यू कहलाता है। यानी कि वेक्टर a का हमारे पास x है -3 और y है 2। ये दोनों वैल्यूज हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर हो गया। -3 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 3 9, और 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 9 + 4 = 13। तो हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया √13। क्योंकि 13 एक परफेक्ट स्केल नहीं है तो इसे इसी फॉर्म में हम रहने देंगे। सेकंड पार्ट में हमने 4i - 3j का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -3। सबसे पहले हमने फार्मूला लगाया, वैल्यूज दोनों की पुट की। 4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, और फिर हम 25 का स्क्वायर रूट लेंगे। 25 क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारा आंसर 5 आएगा। अब यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आती हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम जाहिर कर रहे हैं और वो मैग्नीट्यूड उसकी लंबाई को जाहिर कर रहा है, तो लंबाई हमारे हमेशा हम पॉजिटिव ही लेंगे, तो इसलिए हम सिर्फ +5 इसका आंसर लेंगे। पार्ट 3 में हमें वेक्टर ए दिया गया है 1/2i + 3/2j। सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिखते हैं, बल्कि यहाँ पर एक स्टेप स्किप कर दिया गया है। तो आपने जब भी इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है यहाँ पर x² + y² होल अंडर रूट, और फिर सेकंड स्टेप में इसकी वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 है और y की वैल्यू 3/2 है, तो दोनों नंबर्स का स्क्वायर ले लिया हमने। अब यहाँ पर जब हमारे पास फ्रैक्शन का स्क्वायर आता है तो ऊपर वाले नंबर का अलग 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 1 * 1 और नीचे 2 2 * 4,
यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब दो फ्रैक्शन वाले नंबर ऐड हो रहे हैं, तो क्योंकि उन दोनों के नीचे सेम नंबर पहले से मौजूद है तो एलसीएम फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यही 4 इनके नीचे आ जाएगा और ऊपर वाले नंबर आपस में प्लस हो जाएंगे। 1 + 9 = 10 हो जाएगा, 10/4, और 10 और 4 दोनों पे क्योंकि 2 का टेबल चला जाता है तो हम इसे 5/2 लिख देंगे। बल्कि यहाँ पर क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर था तो इसे हमने इसी फॉर्म में रहने दिया ताकि इसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकें, और 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसे इसी फॉर्म में रहने देंगे √10 ही, जबकि 4 का स्क्वायर रूट हमने 2 लिख लिया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया √10/2। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। एक यूनिट वेक्टर फाइंड करें जो दिए गए वेक्टर ए की डायरेक्शन में मौजूद हो। इसके लिए हमने सबसे पहले रिवाइज करना है यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला। यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो वेक्टर की वैल्यू तो हमें दी गई है, अब हमने सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और फिर इस फार्मूले में इन दोनों की वैल्यूज पुट करके यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला x² + y², x - 4 है और y की वैल्यू 5 है, तो दोनों की वैल्यूज पुट करके स्क्वायर ले लेंगे। -4 का स्क्वायर 16 + 5 का स्क्वायर 25, 16 + 25 41, 41 का स्क्वायर रूट हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया। अब यूनिट वेक्टर की अलामत ए हैट और उसका फार्मूला वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इन दोनों में फर्क याद रखना है, जब ये लाइन नहीं लगी हुई तो इसका मतलब है कि ये कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर है, जबकि जब इसके साथ दोनों साइड पर लाइंस लगी हुई हैं तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है जो एक वैल्यू होगी। अब दोनों वैल्यूज हमें पता है, वेक्टर ए यहाँ पर हमें दिया गया है -4i + 5j और मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है √41। ये दोनों वैल्यूज हम पुट कर देंगे इस फार्मूला में। तो क्योंकि ऊपर दो वैल्यूज हैं और वो दोनों √41 से डिवाइड हो रही हैं, तो इन दोनों को अलग अलग हम फाइनल स्टेप में डिवाइड कर देंगे। -4 को अलग से 41 से के अंडर रूट से डिवाइड करेंगे और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, जबकि 5j को जब √41 से डिवाइड करेंगे तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास यूनिट वेक्टर का आ जाएगा। हमारा फाइनल आंसर है यूनिट वेक्टर a = -4/√41i + 5/√41j। सेकंड पार्ट में हमें वेक्टर a दिया गया है 6i + 8j। सबसे पहले इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। फार्मूला अप्लाई किया, x² + y², उसमें वैल्यूज पुट की, x की जगह 6 और y की जगह 8। 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। 36 + 64 करेंगे तो 100। 100 क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट हम निकाल लेंगे। 10 10 दा 100, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गया हमारे पास। अब यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिखेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप में फार्मूले में हम, क्योंकि दोनों वैल्यूज हमें गिवन है तो मालूम हो गई हैं, तो अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। 6i + 8j वेक्टर हमारे पास ऊपर आ गया और बटा में मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का 10। अगेन इन दोनों वेक्टर्स को अलग अलग बटा वाले नंबर 10 से डिवाइड कर देंगे तो 6/10 i आ जाएगा हमारे पास और 8/10 j आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें कि 6 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो दोनों पे क्योंकि 2 का टेबल चला जाता है, 6 पे 2 का टेबल 3 टाइम्स और 10 पे 2 का टेबल 5 टाइम्स, तो 3/5 आई हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह 8/10 को भी हम सिंप्लीफाई करके 4/5 j की सूरत में लिख सकते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास वेक्टर a गिवन है 1/√6i + 1/√6j। तो यहाँ पर हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज 1/√6 है। सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का फाइंड करते हैं x² + y² के फार्मूला से। जब हम फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर आपने देखना है 1 का स्क्वायर 1, जबकि स्क्वायर रूट
बटा में स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बटा में हमारे पास 6 आ जाएगा यहाँ पर भी, और आगे y की वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ पर भी। तो 1/6 प्लस 1/6, 6 हमारे पास बटा में आ जाएगा और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो 2/√6, 2/6 अंडर रूट आ जाएगा। 2 और 6 क्योंकि दोनों 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो सिंप्लीफाई करके हम इसे 1/3 स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया। अब यूनिट वेक्टर का जी, बल्कि एक स्टेप और किया गया यहाँ पर, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट भी 1 आता है, तो वो हम निकाल लेंगे, 1 की फॉर्म में लिख लेंगे, जबकि 3 एक परफेक्ट स्केल नहीं है, तो वो √3 की फॉर्म में ही रहेगा। अब यूनिट वेक्टर का फार्मूला हमने लिखा, इस फार्मूला में वैल्यूज पुट की, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहे हैं, तो इनका आपने ख्याल रखना है कि ये कम अज कम आपने 2 लाइन में लिखने हैं, ताकि हर वैल्यू आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आए। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया है। ये पूरा नंबर डिवाइड, इस पूरे नंबर के साथ 1/√3 डिवाइड हो रहा था, और आप जानते हैं कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे होते हैं, तो डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका रूल ये है कि जैसे ही हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं, तो वो फ्रैक्शन जो डिवाइड हो रही थी वो उलट हो जाती है, नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नंबर नीचे चला जाता है। तो √3 हमारे पास ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरीके से ये √3 हमारे पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गया ऊपर वाले वेक्टर के साथ। अब √3 को √6 के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बल्कि करें, तो दो नंबर्स जब हमारे पास डिवाइड हो रहे हो, दोनों के स्क्वायर रूट का साइन हो, तो दोनों को एक ही साइन के नीचे डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 को 6 पे डिवाइड करें, तो ऊपर 3 1 जार 3 और 6 पे 3 का टेबल 2 मतवा जाता है, 3 2 जार 6, तो 1/2 आ जाएगा। और क्योंकि पूरा नंबर स्क्वायर रूट के साइन के अंदर था, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 आ गया, जबकि 2 अंडर रूट की फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बिल्कुल इसी मेथड से यहाँ पर भी सिंप्लीफाई होकर 1/√2 ये आ जाएगा। हमारा फाइनल आंसर बना 1/√2 i प्लस 1/√2 j। पार्ट 4 में हमारे पास वेक्टर a दिया गया है 1/2 i माइनस 3/4 j, यानी कि x की वैल्यू 1/2 है और y की वैल्यू माइनस 3/4 है। सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की फार्मूला में वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया तो 1/4 प्लस 9/16 आ गया। माइनस का स्क्वायर हमारे पास प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पर देखें तो बटा वाले दोनों नंबर डिफरेंट हैं, 4 और 16। एक के नीचे 4 आ रहा है और दूसरे के नीचे 16 आ रहा है। अब ये दोनों नंबर तब तक नहीं ऐड हो सकते जब तक इनके बटा वाले नंबर इक्वल नहीं हो जाते। तो इन्हें इक्वल करने के लिए हमें इन दोनों का एलसीएम मालूम करना होगा। 4 और 16 का एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से अगर आप चेक करें तो ये बनता है 16। तो अब हम इस नंबर के नीचे तो पहले से 16 मौजूद है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 4 को 16 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब हम बटा में इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास 4 1 जार 4 और 4 4 जार 16, 4/16 नंबर बन जाएगा। जब इस फॉर्म में 16 इसके नीचे भी आ गया, तो हम एलसीएम 16 ले लेंगे, और इसे हमने 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 1 जार 4 बन गया था, 4 प्लस 9 ऊपर हमारे पास आ जाएगा, 4 प्लस 9 13, 13/16 अंडर रूट 13, क्योंकि एक परफेक्ट स्केल नहीं है तो ये इसी फॉर्म में रहेगा, जबकि 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर ए का वो √3 13/4 बन जाएगा। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले फार्मूला लिखा हमने, और फिर इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पर अगेन आपने देखना है कि √13/4 ऊपर वाले नंबर्स के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखें
तो 4 ऊपर आ जाएगा और √3 बटा में चला जाएगा। 4/√3 गिवन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब जब हम इन्हें अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पूरी ब्रैकेट के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4/√13 को जब हम 1/2 i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 2, 2 2 4, तो 2/√13 i हमारे पास आ जाएगा। जबकि माइनस के साइन के साथ जब ये सेकंड नंबर को हम बाहर वाले नंबर 4/√13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4, 4 1 4, 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 3/√13 ये हमारे पास बाकी बच जाएगा। दोबारा एक दफा देख लें। 4/√13 ब्रैकेट के हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2, 2 2 4, यहाँ पर हमारे पास ऊपर 2 बच गया और बटा में √13 मौजूद है, तो 2/√13 i हमारे पास आ जाएगा। दरमियान में माइनस का साइन अपनी पोजीशन पे रहेगा। फिर हम बाहर वाले नंबर 4/√13 को दोबारा 3/4 j से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला 4 नीचे वाले 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास 3 बचेगा और बटा में √13 और इन दोनों के साथ j की अलामत भी लग जाएगी। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 7 है जी हमारे पास। अगर a और b और c तीन वेक्टर्स हमें दिए गए हैं, a = 5i - 7j, b = -i - j एंड c = 2i + 3j, तो इन तीनों वेक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो पैरेलल हो a + b - 3c के। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने a + b - 3c की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि दिए गए वेक्टर्स को इस हिसाब से आपने a वेक्टर को b वेक्टर के साथ प्लस करना है और -3c के साथ माइनस करना है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। कंपोनेंट फॉर्म में इस वेक्टर को फाइंड करेंगे, फिर हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालकर यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। a + b - 3c, a की जगह पर हम वेक्टर a लिख देते हैं कंपोनेंट फॉर्म में 5i - 7j, प्लस का साइन और फिर वेक्टर b लिखा गया -i - j, फिर माइनस का साइन और 3 मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर c लिखा गया। अब क्योंकि वेक्टर c के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, बल्कि -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -3 वेक्टर के हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट्स को हमने ओपन किया तो पहली दो ब्रैकेट्स तो 5i - 7j एज इट इज आ गए, प्लस माइनस -i प्लस माइनस -j। -3 को जब हम 2i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 और साइन माइनस का लग जाएगा, और -3 को प्लस 3j के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 3 9j। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास 5i - 7j -i - j -6i - 9j आ गया। यहाँ पर आपने याद रखना है कि तीन वैल्यूज हमारे पास i की आ रही हैं और तीन वैल्यूज j वाली आ रही हैं। तो जब आप इन्हें प्लस या माइनस करेंगे तो रूल ये है कि i वाले नंबर सिर्फ आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं और j वाले नंबर आपस में अलग से ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो i वाले नंबर हम अलग कर लेंगे, वो तमाम नंबर जिनमें i आ रहा है उन्हें एक ब्रैकेट में लिख दिया और i उनके साथ कॉमन ले लिया। सबसे पहले 5, फिर यहाँ पर देखें नंबर नहीं मेंशन, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 1 मौजूद है तो -1 और यहाँ पर -6, ये तीनों हमने यहाँ पर पहली ब्रैकेट में लिख लिया और i इन तीनों के साथ कॉमन ले लिया। इसी तरह प्लस के साइन के साथ j वाली वैल्यूज अलग कर ली, -7 -1 और -9, ये सेकंड ब्रैकेट में आ गए। अब इन्हें हम सिंप्लीफाई करते हैं। 5 - 1 4, 4 - 6 -2 i की वैल्यू आ जाएगी, जबकि यहाँ पर क्योंकि तीनों नंबर के साथ माइनस का साइन है तो ये ऐड हो जाएंगे और आंसर के साथ माइनस का साइन लगेगा। 7 + 1 8, 8 + 9 17, तो यहाँ पर हमारे पास -17 j आ गया। ये देखें
-2i -17j। तो ये कंपोनेंट फॉर्म आ गई हमें हमारे रिक्वायर्ड वेक्टर की। अब इसी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला है, बल्कि सबसे पहले हमने ये जो वेक्टर मालूम किया है इसे इस फॉर्म में लिखने के बजाय एक नाम उसे हमने दे दिया कि ये वेक्टर u है। तो u की कंपोनेंट फॉर्म है -2i -17j, जिसमें x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू -17 है। अब इस u वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं हम। फार्मूले में वैल्यूज अप्लाई की। बेहतर फिर आपको बता रहा हूँ कि यही तरीका है कि सबसे पहले आप फार्मूला लिखें, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट, और सेकंड स्टेप में आप एक्स और वाई की वैल्यूज फार्मूले में पुट करें। जैसा कि आपको बताया आई के साथ जो -2 है ये एक्स की वैल्यू है, तो ये इस फार्मूले में आ गई, और जे के साथ -17 वाई की वैल्यूज है। तो -2 का स्क्वायर आ गया +4, जबकि 17 का स्क्वायर आ गया 289। 17 17 289, दोनों को प्लस करेंगे तो 293। 293 स्क्वायर रूट, क्योंकि 293 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसे इसी फॉर्म में आप रहने देंगे। अब हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, और उसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं तो दोनों को पुट कर दिया। अब आई वाले कंपोनेंट को अलग से डिवाइड करेंगे √293 पे, और जे वाले कंपोनेंट को अलग से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा -2/√293i -17/293 यहाँ पर ये देखें कि आई यहाँ पर हम ऊपर लिख रहे होते हैं -2i, जबकि फाइनल आंसर में आई साइड पर लिखते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऊपर भी लिख सकते हैं। लेकिन अलग से साइड पर लिखने से हमें पता चलता है कि ये वाला जो कंपोनेंट है -2/√293 ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और -17/293 अंडर रूट हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है यूनिट वेक्टर का। क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ए, बी और सी तीन वेक्टर्स दिए गए हैं, और हमने एक यूनिट वेक्टर मालूम करना है जो 3a - 2c + 4b के पैरेलल हो। तो सबसे पहले 3a - 2c + 4b की वैल्यूज फाइंड करेंगे। लेफ्ट साइड पर हमने ये लिख दिया, और राइट साइड पर इसकी वैल्यूज पुट कर दी। वेक्टर ए के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वेक्टर बी के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और जबकि वेक्टर सी के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हर जो ब्रैकेट के बाहर नंबर मौजूद है वो ब्रैकेट के अंदर हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 3 3 आर 9, 3 1 आर 3j, -2i -2 2 आर 4j, 4 2 आर 8, और प्लस माइनस -8i, 4 4 आर 16j। फिर उसी तरह आई वाले कंपोनेंट्स को अलग एक ब्रैकेट में लिख देंगे, जबकि जे वाले कंपोनेंट्स को अलग से दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे। तो आई वाले कंपोनेंट्स देख लें, 9 -2 और -8 है, ये फर्स्ट ब्रैकेट में आ गए, और इनके साथ आई हमने कॉमन ले लिया। इसी तरह जे वाले कंपोनेंट्स हैं -3 -4 और +16, ये दूसरी ब्रैकेट में आ गए जे के साइन के साथ। 9 - 2 7, 7 -8 -1i, और -3 16 में से 3 माइनस करें 13, 13 में से 4 माइनस करें तो 9, -1i या -i + 9j हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया कंपोनेंट फॉर्म में। इसे हम u का नाम दे दिया, तो u वेक्टर हमारे पास है -i + 9j, जिसमें x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 9 है। अब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला लगाया, एक्स की जगह -1 का स्क्वायर और वाई की जगह 9 का स्क्वायर लिखा हमने। दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, -1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, दोनों को ऐड किया तो 82,
82 का स्क्वायर रूट 82 ही रहेगा, क्योंकि 82 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हमारे पास वेक्टर u भी आ गया और उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो अब हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वैल्यूज पुट करेंगे और अंडर रूट 82 को बारी बारी दोनों से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा -1 बाय अंडर रूट 82 आए, और वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा 9 बाय अंडर रूट 82 जे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर पैरेलल। दो वेक्टर्स हमें ए और बी दिए गए हैं। हर पार्ट में हमें इसी तरह दो दो वेक्टर दिए गए होंगे और आपने चेक करके बताना है कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं है। वेक्टर ए है हमारे पास 6i प्लस जे, जबकि वेक्टर बी है 12i प्लस 2j। सबसे पहले देखें, इन दोनों में बड़ी वैल्यूज हैं वेक्टर बी की। यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 12 है, तो इसे हमने सबसे पहले ले लिया वेक्टर बी को 12i प्लस 2j। तो अगर आप गौर करें तो इन दोनों वैल्यूज में हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 का टेबल 12 पे भी जा रहा है और 2 पे भी जा रहा है, तो अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा 2 6 आर 12 और 2 1 आर 2, 6i प्लस जे। अब ये जो हमारे पास ब्रैकेट में वेक्टर आया 6i प्लस जे, इसे अगर आप कंपेयर करें तो ये वेक्टर ए के बराबर है, यानी कि हमारा वेक्टर बी जो है वो असल में 2 टाइम्स वेक्टर ए के बराबर है। ये होती है जी पैरेलल वेक्टर्स के लिए रिलेशन कि दो वेक्टर्स इक्वल होंगे अगर वेक्टर बी इज इक्वल टू लेमडा ए। लेमडा कोई भी स्केलर नंबर हो सकता है और इस केस में ये जो नंबर है ये 2 के इक्वल है। तो इससे ये साबित हुआ कि ए और बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू है -2i और बी की वैल्यू है +3j। ए की वैल्यू है -2i +3j, जबकि बी की वैल्यू है 6i -9j। यहाँ पर भी वेक्टर बी बड़ा है 6i -9j। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 और 9 दोनों के 3 का टेबल जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर आप 3 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 3 2s आर 6 एंड 3 3s आर 9, 2i -3j, 2i -3j, जबकि हमारे पास वेक्टर ए में आई के साथ माइनस का साइन है और जे के साथ प्लस का साइन है। तो इन दोनों के साइंस को बराबर करने के लिए आपने सिर्फ 3 कॉमन नहीं लेना बल्कि -3 कॉमन लेना है, ताकि ब्रैकेट में इन दोनों के साइंस चेंज हो जाए। तो अगर हम -3 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास -2i हो जाएगा और 9j के साथ जो माइनस का साइन था ये प्लस के साइन में तब्दील हो जाएगा। अब ये देख लें कि माइनस माइनस प्लस 3 2s आर 6i माइनस प्लस माइनस 3 3s आर 9j। तो ये ऊपर वाले नंबर के इक्वल है, यानी कि यहाँ पर वेक्टर बी जो है वो -3 मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए के इक्वल है, यानी कि -3 टाइम्स ए के बराबर है। तो क्योंकि ये भी बी इज इक्वल टू लेमडा ए के रूप पर अप्लाई हो रहा है, जिसमें लेमडा की वैल्यू -3 है, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। पार्ट 3 में वेक्टर ए हमें दिया हुआ है 5i -4j, जबकि वेक्टर बी दिया गया है 6i -3j। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है वी सी दैट देयर इज नो कांस्टेंट लेमडा सच दैट बी इज इक्वल टू लेमडा ए। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, बी इज इक्वल टू लेमडा ए। किस तरह, चेक कर लेते हैं। अगर बी लेमडा ए के इक्वल हो तो आई के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो ए में हमारे पास आई का कोफिशिएंट 5 है, जबकि बी में आई का कोफिशिएंट 6 है।
तो 5 लेमडा इज इक्वल टू 6 होना चाहिए। अगर इन दोनों 5 लेमडा इज इक्वल टू 6 है तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये जो 5 लेमडा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर ले जाएं तो डिवाइड हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 6/5 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम जे के कोफिशिएंट्स को भी कंपेयर करें तो उसमें भी लेमडा की वैल्यू इसी के इक्वल आनी चाहिए। लेकिन जब हम जे के कंपोनेंट्स को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जे का कोफिशिएंट है -4 और यहाँ पर जे का कोफिशिएंट -3 है। तो -4 लेमडा इज इक्वल टू -3 अगर हम लिखें तो लेमडा यहाँ पर आ जाएगा -4 जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पर डिवाइड हो जाएगा, तो -3 डिवाइडेड बाय -4, माइनस माइनस से कट जाएगा तो लेमडा इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। यहाँ पर देखें आई कंपोनेंट के लिए लेमडा 6/5 आ रहा था जबकि जे कंपोनेंट के लिए लेमडा 3/4 आ रहा है। अगर ये दोनों लेमडास की वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही तो ये इस बात का सबूत है कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। पार्ट 4 में हमें वेक्टर ए दिया गया 3i-7j जबकि वेक्टर बी है 6i-14j। यहाँ पर फिर दोबारा हमने वेक्टर बी ले लिया क्योंकि इसकी वैल्यूज बड़ी आ रही हैं। अब देखें इस पे हम पार्ट 3 वाला रूल भी अप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि क्या उस रूल से ये सेटिस्फाई होता है, आई और जे के कंपोनेंट्स के लिए कोफिशिएंट्स के लिए लेमडा की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं। तो सबसे पहले वो देखें हम, ए के साथ है 3 और बी के साथ आई की वैल्यू है 6। तो अगर हम लिखें 3 लेमडा इज इक्वल टू 6 तो लेमडा के साथ जो 3 है वो दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, 6/3 आंसर हमारे पास आ जाएगा लेमडा का 2, लेमडा इज इक्वल टू 2। इसी तरह अगर हम जे वाले कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो इधर -7 है जबकि बी में -14 है। तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन बनेगा -7 लेमडा इज इक्वल टू -14। फिर लेमडा को अलग करने के लिए -7 को दूसरी साइड पर ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो लेमडा आ जाएगा -14 डिवाइडेड बाय -7। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 14 पे 7 का टेबल 2 टाइम्स जाएगा। तो देखें उस केस में भी आई कंपोनेंट्स के लिए भी लेमडा की वैल्यू 2 आ रही है और जे कंपोनेंट्स के लिए भी लेमडा की वैल्यू 2 आ रही है, जिससे यह साबित होता है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। दूसरे मेथड से भी चेक कर लेते हैं। इन दोनों में अगर हम देखें तो 6 और 14 दोनों पे 2 का टेबल चला जाता है। 2 अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास ब्रैकेट में 3i-7j आ जाएगा जो वेक्टर ए के बराबर है। तो वेक्टर बी हमारे पास 2a के बराबर है, यानी कि लेमडा यहाँ पर हमारे पास 2 है। तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड अ वेक्टर थ्राइस इन लेंथ ऑफ 3i-2j बट अपोजिट इन डायरेक्शन। आपने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो दिए गए वेक्टर 3i-2j के 3 टाइम्स हो। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स यानी कि उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन यानी कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट साइड पर होनी चाहिए। तो जब भी हमने अपोजिट डायरेक्शन लेनी है तो हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है। रिक्वायर्ड वेक्टर इज -3 मल्टीप्लाइड बाय गिवन वेक्टर। तो -3 को हम दिए गए वेक्टर 3i-2j से मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 जब 3i से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 3 3 9 -9i, और जब j के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 2 6j प्लस 6j, -9i प्लस 6j हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है। Last question of the exercise, find two vectors that are double in magnitude of 3i-5j, one in the same direction of it and other in its opposite direction। तो अब हमने दो वेक्टर फाइंड करने हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड डबल होना चाहिए यानी कि 2 टाइम्स होना चाहिए गिवन वेक्टर के, लेकिन एक की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए जबकि एक अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए।
तो इसका मतलब है कि हमने दोनों वेक्टर्स को फाइंड करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सेम डायरेक्शन के लिए मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव 2 के साथ और अपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम डायरेक्शन के लिए गिवन वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव 2 के साथ, 2 3 6i माइनस 5 2 10j हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है सेम डायरेक्शन में। जबकि अपोजिट डायरेक्शन के लिए दिए गए वेक्टर को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6i और -2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 5 10j, तो -6i प्लस 10j हमारा रिक्वायर्ड फाइनल आंसर आ गया। इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन अपने इख्तिताम पर पहुंचा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। वीडियो के एंड पर एक नज़र एक्सरसाइज की समरी पे डालते हैं ताकि रिवीजन हमारी हो जाए कि इस एक्सरसाइज में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। उम्मीद है कि एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि तमाम एक्सरसाइजेज की वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नई वीडियो में एक और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।